जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल STT जीरो टू हीरो में। तो दोस्त कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि अच्छे हो। तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्ती चल रही होगी, ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। भैया 3 एग्ज़ाम आ गए हैं पास में, तो तैयारी तो बिल्कुल ज़बरदस्त करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को रीजनिंग का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो हाल फिलहाल में परीक्षाएं हुई है उसमें रीजनिंग के किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे क्वेश्चनों को प्रस्तुत करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि नहीं ऐसे क्वेश्चनों को कितने आसान तरीके से हम बिल्कुल आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आप तैयारी में बिल्कुल ज़बरदस्त लगे रहिए। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है इस वीडियो को लाने का कि आप लोगों का जो रीजनिंग है वो एक बार कम से कम पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग को क्या बोल रहा है? TVS QOI। इसको दोस्त हम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे आसान मतलब ये समझ लो कि क्वेश्चन है ये। सबसे पहली बात, अगर इन 26 अक्षरों के अगर आपको क्रमांक नहीं पता है कि नहीं किस स्थान पर आते हैं, तो आपको भैया ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनने वाला है। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन ही क्या छोड़ देना चाहिए, आपको रीजनिंग पढ़ना ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनके बिना हम इन सवालों को, ऐसे सवालों को हम बिल्कुल भी हल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जानने की ज़रूरत है ये कि ये जो 26 अक्षर हैं इनका क्रमांक कितने पे होता है। जैसे A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, ऐसे सबको पता है। M 13 पे आता है। मेरा सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि भैया क्वेश्चन जो है वो विद्यार्थियों को समझ में आए। तो विद्यार्थियों को क्वेश्चन समझ में कैसे आए इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि सबसे पहले आप लोगों को इनके नंबर याद होने चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चनों को आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए फटाफट मैं ऐसे क्वेश्चनों को कर लेता हूँ, क्योंकि ये बेसिक तो है नहीं कि मैं बताऊँ कि नहीं ये 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, ऐसे बता तो पाऊँगा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ये है प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, चलिए इसको हम कर लेते हैं फटाफट। जैसे STRONG स्ट्रॉन्ग को TVS QOI। ठीक है, इसकी नंबरिंग देखो कैसे की जाती है। ये कितने पे आता है? 19 पे, 20 पे, 18 पे, 15, 14, 7। ठीक, कितने पे? 20 पे, सॉरी ये 22 पे, 19 पे, 17, 15, 9। आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसे मुझबानी याद हो जाना चाहिए कि नहीं कौन सा कितने पे आता है, कि तुरंत फटाफट लिखते जाओ। सोचने की जरूरत ना पड़े कि नहीं कौन सा कितने नंबर पे आता है, सोचने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े। क्योंकि भाई जो पेपर आता है ना उसमें सिर्फ 45 सेकंड के अंदर अंदर या 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर आप उसी में लिखने लग गए, ये इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, आराम से लिखने लग गए, फिर तो तुम्हारा 1 मिनट गया, 2 मिनट भी उसी में चला जाएगा। सिर्फ लिखने में ही क्वेश्चन तो छोड़ो, लॉजिक पकड़ने के बारे में तो छोड़ो, आपको सिर्फ समझने में ही इतना टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो हमें इन क्वेश्चनों को बड़े आसान तरीके से करने के लिए सबसे पहले इनके क्रमांक बहुत ही अच्छे तरह से याद होने चाहिए, जिसको हम तुरंत फटाफट, जैसे अभी हमने लिखा, बिल्कुल फटाफट लिख दें कि हाँ ऐसे होता है। उनके बाद क्या होता है, उस क्रमांक करने के बाद इसमें हम सबसे पहले लॉजिक पकड़ते हैं। कौन सा लॉजिक है, जो भी लॉजिक यहाँ लागू करता है, इस वाले लॉजिक को ला करके जहाँ पूछा है हमसे वहीं हम रख देंगे इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो करता है। तो इसमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि नहीं ये क्या किया है, यहाँ से उठाया +1 किया, यहाँ लिख दिया पहले वाले पे, शुरू वाले से उठाया +1 करके शुरू वाले में रख दिया +1, और यहाँ क्या किया, 20 है 22 कर दिया, 2 जोड़ दिया, 2, 18 है 1 +1, हमें लगता है +1 +2 +1 +2 वाला लॉजिक लगेगा। 15 +2 17, 14 +1 15, और ये रहा +2। कौन सा लॉजिक बनना है,
+1 +2 +1 +2 +1 +2, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें लॉजिक मिल गई +1 +2 +1 +2। सिर्फ और सिर्फ हमें इस क्वेश्चन से सिर्फ और सिर्फ इससे हमें लॉजिक निकालने थे और कुछ नहीं। इसका कोई रूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक को इसमें फिट कर देंगे, इसमें फिट करेंगे। जैसे फिट करेंगे हमारा बिल्कुल आंसर सामने होगा। इतना टाइम लग रहा है क्योंकि आप लोगों को समझानी है चीज़ें, ठीक है। अगर मुझे करना होता तो मैं बहुत ही आसान तरीके से कर सकता था इसको, क्योंकि देखते ही समझ में आ रहा है कि ये 19 पे, ये 20 पे, ये कितने पे, 20 पे है, ये 22 पे है। तो सिर्फ +1 +2 यही सिर्फ अंतर है, देखते ही समझ में आ जा रहा है। इस तरह मैं इसको बिल्कुल कर देता, इसको कर देता जैसे कि ये कितने पे, 19 पे, तो एक कर देता +1 t हो जाता, t समझ लो, और t इसमें +2 कर देता, v हो जाता। उसके बाद फिर a है, +1 कर देता, b हो जाता। उसके बाद फिर कितना है, p 16 +2 कर देता 18। लेकिन इसमें क्या है, 17 +1 किया, ये गलत हो गया। जे आ रहे यहाँ TVBR ये, और उसके बाद कितना है l कितना 12 पे आता है, +1 कर दिया 13। ये कितने पे, 5 पे, जी 2 7 हो गया। जे वाला हमारा राइट हो जाता, जी वाला राइट। बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझाने में चीज़ें इसलिए टाइम लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम लॉजिक को लगा देते हैं। अब ये हमने अपने समझने के लिए बता दिया कि नहीं आपको ये आंसर है, लेकिन आप देख लीजिए कैसे, लेकिन आप देख लीजिए कैसे होता है यार। ये जैसे हमने कैसे इसको किया, STAPL स्टेपल, ये कितने पे आता है, ये आता है 19 पे, 20 पे, 1 पे, 16 पे, 12 पे, 5 पे। इसमें क्या ना +1, क्योंकि लॉजिक में जो था +1 +2 +1 +2, ठीक है। हमें लॉजिक के हिसाब से ही चलना है और कुछ नहीं करना है। बाकी इसमें एक्स्ट्रा 19 +1 20 t, और क्या t, इसमें +2 करना है, 20 पे 2 कर देंगे 22, v a 1 पे, इसमें +1 कर देंगे 2, b ये p 16 पे, इसमें +2 कर देंगे, +1 +2 +1 +2, इसमें +2 कर देंगे 18 पे क्या आता है r, और ये कितने पे l 12 +1 13 m, और इसमें +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2, इसमें भी 2 जोड़ना है। E5 पे, E5 पे तो क्या हो जाएगा 7, G7, ठीक है। ये वाला है ना। तो मैंने कितनी जल्दी से आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया था, आंसर बता दिया था सबसे पहले ही कि ये वाला आंसर हो सकता है, हो भी गया आंसर। इसलिए अगर आपको इनके क्रमांक याद है, मैं आप लोगों को पहले ही क्यों बता दिया आंसर आप लोगों को करके मैं अपने से खुद से, कि इसलिए कि कुछ लोगों को लगे, जो लोग सोचते हैं कि नहीं हम बाद में क्रमांक लिख लेंगे, क्या है उसमें हम ABCD पहले लिख देंगे, ABCDE, फिर उसके बाद लिख देंगे 1 2 पे आता है, 3 पे आता है, 4 पे आता है, 5 पे आता है। भाई जब तक तुम इतना करने लग जाओगे ना, तब तक सारा का सारा अगला विद्यार्थी पेपर करके बैठ चुका होगा। तुम 4 ही अगर इसमें से 2 भी क्वेश्चन आ गया ना तुमको, अगर इसमें से 2 भी क्वेश्चन आ गए तो तुमको समझते समझते इतना टाइम लग जाएगा कि अगला आदमी अगली चैप्टर का 2 क्वेश्चन तो छोड़, 10 क्वेश्चन कर चुका होगा वो, ठीक है। तो आप लोगों को इसके नंबरिंग याद करनी है, सबसे पहले इसके क्रमांक याद कर लेने हैं। अगर आप लोगों को क्रमांक याद हो जाते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और जिन भाई को अगर पहले से ही इनके क्रमांक याद हैं तब तो भाई और ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। चलो ठीक है, चलिए इसी प्रकार का बिल्कुल हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको भी देख करके समझने की कोशिश करेंगे, इसमें भी लॉजिक पकड़ेंगे बिल्कुल वैसे ही वैसे। सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसकी हम नंबरिंग कर लेते हैं। GRANT, ग्रांट को किसी कोड में लिखा जाता है UOBSH। लॉजिक पकड़ते हैं, सबसे पहली बात लॉजिक, इसकी पहले नंबरिंग कर ले, सही है। 7 पे, 18 पे, 1 पे, 14 20, U21 पे, U15 पे, ये कितने पे B 2 पे, S कितने पे
थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया ना, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। इसको उधर लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। H19 पे H8 पे, ठीक है। अब देखते हैं इसकी लॉजिक पकड़ते हैं। लॉजिक क्या है इसमें, यही वाली लॉजिक इसमें ला के रख देंगे, ठीक है। अगर लॉजिक यहीं से मिल गई, अगर इसी से ग्रांट से UOBGSS जो लिखा हुआ है, अगर इससे हमें लॉजिक मिल गई तो इस वाले को हमें देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर इससे लॉजिक नहीं मिले तो इसको हमें देखने की ज़रूरत है कि नहीं, फिर भाई इसमें कौन सा लॉजिक लगा रखा है, क्या पता इससे लॉजिक मिल जाए हमें, इससे लॉजिक ना मिल रही हो, ठीक है। अगर इससे मिल गई कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देंगे, इसका फिर कोई वजूद ही नहीं है इस क्वेश्चन में। उसके बाद फिर इसका लॉजिक लगा के वही वाला आंसर निकाल देंगे, ठीक है। कर लिए क्रमांक। अब देखते हैं कौन सा लॉजिक लगा इसमें। +7 8 19 1 2 40 50 20 21, ठीक है। देखो इसमें क्या किया है, इसमें क्या है, ये 7 है शुरू वाला, जो स्टार्टिंग वाला है, इसको उठा करके +1 किया है, लेकिन कहाँ किया है, लास्ट में लिख दिया है। देखो यहाँ से +7 H कितने पे, 8 पे, +1 किया है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, +1 किया है, +1 किया है, लेकिन कहाँ लिखा है, शुरू तो यहाँ से हो रहा है, लेकिन लिखा है लास्ट में। जो यहाँ का शुरू है यहाँ का लास्ट है, लेकिन +1 करके। R कितने पे, 18, S कितने पे, 19। इसमें भी क्या किया है, +1 किया है, लेकिन कहाँ लिखा है, लास्ट में। अब ये 1 +1, अरे सॉरी यहाँ तक जाएगा ना, उल्टा चल रहा है क्रम, पीछे से आगे को जा रहा, ये आगे से पीछे को आ रहा, और ये पीछे से आगे को जा रहा। +1, ये वाला लॉजिक इसमें लग रहा है। शुरू से उठाया, लास्ट में लिखा, +1 किया, उसके बाद वाले नंबर को उठाया, उसके लास्ट वाले से दूसरे वाले पे रख दिया, आगे से दूसरा उठाया, पीछे से दूसरे पे रख दिया, आगे से तीसरा उठाया, पीछे से तीसरे पे रख दिया। ऐसे ही लॉजिक चलता जा रहा है, और सब में क्या कर रहा है, +1 ऐड कर रहा है। मिल गई लॉजिक हमें, इसमें रख देते हैं हम, देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। चलो SOLD 19 50 12 4, क्या था लॉजिक इसमें, लॉजिक था भैया शुरू वाला उठाओ लेकिन लास्ट में लिखते जाओ, ठीक है, और क्या करते जाओ, +1 करते जाओ। ये कितने पे, 19 पे, +1 कर दो, 20 लिख दिया हमने लास्ट में। अब ये कितने पे, 15 पे, 15 में +1 कर दो, 16। ये आगे से दूसरे नंबर पे है, पीछे से दूसरे नंबर पे लिख दो, P 12 +1 कर दो, 13। 13 पे कौन आता है, M, ये आगे से तीसरे नंबर पे है, पीछे से भी तीसरे नंबर पे कर दो, M। ये D 4, ये अंत में, ये स्टार्टिंग में हो जाएगा। E5 EMPT जो है हमारा राइट आंसर है, और कौन सा है, EPMT, वो तो गलत है, ये तो बिल्कुल परमानेंट ही गलत है। TPME तो उल्टा कर दिया है, EMPT तो उल्टा कर दिया है, EMPT ये है हमारा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, इनका बिल्कुल राइट आंसर तीसरा ऑप्शन, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम। चीज़ों को बड़ी आसान तरीके से समझ रहे होंगे, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं ये हूबहू बिल्कुल पेपर में प्रश्न आ जाएंगे, आप लोगों को बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है हमारा इस क्वेश्चन को, कि ऐसे प्रकार के क्वेश्चन को, कि सिर्फ जो आज का जो परीक्षक है जो आप लोगों से पेपर करा रहा है वो आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न डाल रहा है, छोटे मोटे प्रश्न डालेगा। जैसे में क्या है, जैसे इसमें बताओ हमें कि इस वाले क्वेश्चन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी ज़रूरत इसकी, लेकिन फिर भी इसने जो परीक्षा करा रहा है आप लोगों को इसमें प्रश्न में डाल रखा है ये, जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, कि भाई इसको भी बंदा लॉजिक पढ़ने की कोशिश करो कि इसमें ये लॉजिक लगा है तो इसमें ये वाला लॉजिक लगा है कि नहीं। और लेकिन मेरा कहना क्या है कि सिर्फ जो एक क्वेश्चन में लॉजिक लगी है वही दूसरे वाले में भी लॉजिक लगी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही क्वेश्चन पे हम कितने लॉजिक लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि आंसर भी सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही दिया है। अगर यही करके देता दूसरा वाला, इसको जैसे मिटा दे, अगर ये करके दे अगर,
तब हम देखते हैं इसमें कि हाँ हो सकता है कि पहले वाले लॉजिक से पहला वाला निकाल के दिया और दूसरे वाले लॉजिक से दूसरा वाला निकाल के दिया हो। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए आप लोगों को ये जानना जरूरी था कि नहीं सिर्फ और सिर्फ जो एक ही लॉजिक से हमारा जो निकल के आता लॉजिक, एक ही अगर क्वेश्चन से निकल के आता है, एक ही रिलेशन से अगर हमारा लॉजिक निकल के आ गया तो हमें दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं है, उसी से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको सबसे पहले मिटाते हैं। ठीक है, चलिए इसी कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही दोस्त ऐसे प्रकार के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनको करने में विद्यार्थी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ऐसे क्वेश्चनों को करना बिल्कुल ही आसान होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि चुटकियों में, सिर्फ चुटकियों में इनका आंसर निकाल के हम रख सकते हैं आप लोगों के सामने। और आप लोग भी इस क्वेश्चन को देखने के बाद, इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही करने वाले हो। चुटकियों में एकदम आंसर निकाल के रख दोगे। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चनों को करते कैसे हैं वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, कितने आसान तरीके से इन क्वेश्चनों का हम आंसर निकाल लेते हैं वो बताते हैं। जैसे देखिए ब्रेन के लिए कोड है ये, टीयर के लिए कोड है ये, रेंट का हमसे कोड पूछा है। ठीक है, जो ऐसा अगर पूछता है क्वेश्चन में ना, तो इसको हम देखते हैं रेंट। क्या इसमें आ रहा है? क्या इसमें आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। इसमें ई है, इसमें कहीं, इसमें यहाँ पे ई है, इसमें कहीं ई है, ये ई एन टी टी। बस उसी से हूबहू हम इससे कोड मिला लेंगे। अगर हमारा जो कोड है वो मिल जाता है, अगर ये वाला जो हमको लेटर दे रखा है, अगर ये जो लेटर हमको दे रखा है वो अगर प्रश्न में कोड के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तब तो क्वेश्चन आंसर निकालना उसका बहुत ही आसान हो जाता है। आर के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल किया गया? आर के लिए भागेगा। यहाँ भी देखोगे दूसरे नंबर पे ये प्रतिशत का कोड इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो हो जाएगा प्रतिशत। और एक बात दोस्त आप लोगों को बताना जरूरी है, जैसे क्वेश्चन को ना क्रॉस चेक करना सीखो। जैसे क्वेश्चन को ना क्रॉस चेक करना सीखो। जैसे कहने का मतलब मेरे ये प्रतिशत से स्टार्ट हो गया, प्रतिशत से। अगर आप लोगों को विश्वास है कि नहीं ये बिल्कुल सही है, तो आप लोग मान सकते हो कि ये प्रतिशत से स्टार्ट होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो प्लस पहले दे रखा है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये प्रतिशत सही है, ये भी प्रतिशत सही है, ये कट कर दिया हमने। इसके बाद अगला स्टेप लेते हैं आर ई आया। ई के लिए कौन सा कोड है? प्लस का कोड है। अब यहाँ प्लस है, इसको छोड़ दिया, इसको कट कर दिया। यहाँ हच है, यहाँ गुड़े है, इसको कट कर दिया। जब ये हमारा तीनों कट हो गया, तो सिर्फ हमको दो ही लेटर देखते ही समझ में आ गया कि नहीं हमारा आंसर बिल्कुल ये है, ऑप्शन नंबर ए। जो क्वेश्चन है अगले चैप्टर से है। ठीक है, इसमें हमने कौन सा क्वेश्चन लिया है? ये जो क्वेश्चन है हमारा वो है दिशा परीक्षण से। ठीक है, दिशा परीक्षण जो दिशा निर्देश होता है कि कौन किस दिशा में कितने डिग्री पे मुड़ा और कौन किसके दाएं में बैठा है, कौन किसके बाएं बैठा है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दोस्त मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। सबसे पहले आप लोगों को ये आना चाहिए कि नहीं बायां कौन सा होता है, दायां कौन सा होता है, पूर्व किधर होता है, पश्चिम किधर होता है। ठीक है, आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए, क्योंकि इनके बिना, इन जानकारियों के बिना हम ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल हल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसमें देखो जाहिर सी बात दिया है, इसमें एमबी के दक्षिण में है। आपको पता ही नहीं है कि दक्षिण कैसे लिखते हैं, दक्षिण किस दिशा में, उत्तर किस दिशा में, पूर्व किस दिशा में है, तो कैसे कर पाओगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि कौन सा किस दिशा में है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है? ऊपर वाला हमेशा होता है उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, और ये पूरब, दाएं वाला पूरब। अगर व्यक्ति उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा है तो दाएं वाला उसके पूरब, और अगर दक्षिण की तरफ मुँह करके खड़ा है तो उसके बाएं वाला उसके पूरब। ठीक है, और ये पश्चिम। ठीक है, अब बात आती है कि इनकी जो बीच वाली दिशाएं होती है, ये बीच वाली दिशाएं, उनको क्या नाम देते हैं? उनको नाम देते हैं दोस्त, ये जो दिशा है ना उत्तर दक्षिण, इन्हीं के आधार पर उन दिशाओं को भी हम नाम देते हैं। इनके बीच वाली दिशाओं को भी नाम देते हैं कि क्या उत्तर पूर्व है या उत्तर पश्चिम है, या उत्तर पश्चिम है या फिर दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, इनको हम नाम देते हैं कैसे? देखो, जैसे इसको कहेंगे हम उत्तर पूरब, इसको दक्षिण पूरब। ठीक है, और इसको दक्षिण पश्चिम,
और दक्षिण और उत्तर पश्चिम, इसको उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ठीक है। ऐसे इन दिशाओं को हम कहते हैं, जैसे अगर ऊपर है उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब इस साइड, पश्चिम इस साइड, इनके बीच की दिशा को उत्तर और पूरब, ये दो दिशाएं अगर दे रखी हैं तो उत्तर पूरब, और ये दो दिशाएं दे रखी हैं तो हमेशा दिशा का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मतलब सूटेबल थोड़ा नहीं होता है कि आप बोल दो कि नहीं पूरब दक्षिण है, ये थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो दिशाएँ होती है ना हमेशा दक्षिण पूर्व, दक्षिण उत्तर दिशा में ही देखी जाती हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि दक्षिण और पूरब, उत्तर पूरब आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। चलो, इनको समझने के लिए उतना कोई विशेष नॉलेज नहीं चाहिए होता है, ये लगभग सबको ही पता होता है, फिर भी मैंने बता दिया आप लोगों को कि जिनको भी अगर जो भी विद्यार्थी अगर नए हैं तो उनको पता चले ये चीज़ें, ठीक है। एक बात और याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके खड़ा है, जैसे कि मान के चलो इधर खड़ा है, मुख उसका किधर है, नीचे, मुख अगर इसका नीचे है तो उसका जो दायां होगा वो किधर होगा, इधर, राइट। और इसका अगर पूर्व की तरफ मुख करके खड़ा है तो उसका दायां किधर होगा, इधर, राइट। और इधर है तो राइट, और इधर है तो राइट, इधर है तो राइट है, ये है, ठीक है। अब जैसे देखो क्या हुआ, ये हो गया, अब ये इधर लेफ्ट, क्योंकि जहाँ लेफ्ट रहेगा वहाँ राइट तो रहेगा, जहाँ राइट रहेगा वहाँ लेफ्ट तो रहेगा ही ना, ठीक है। चलो, अब एक बात बताऊँ आप लोगों को, इसको याद ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अगर कोई व्यक्ति है, बोल दिया इसमें कि दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़ा है, तो आप ये समझ जाओ दक्षिण दिशा, नीचे को अपने खुद ब खुद ऐसे सोच लो मन में अपने कि मैं घूम रहा हूँ, ऐसे सोच लो मैं घूम रहा हूँ, दक्षिण दिशा मेरा इस साइड हो गया, अगर इस साइड दक्षिण दिशा हो गया, अगर नीचे है ऐसे, अगर दक्षिण दिशा मेरा ये हो गया तो मेरा दायां हाथ ये हो गया, बायां हाथ ये हो गया, बस वही सिंपल। और वहीं से बिल्कुल घूमना छोड़ के स्टार्ट कर दो। अगर ऐसे घूमते हो, देखो जैसे अगर क्लॉकवाइज घूमते हो, क्लॉकवाइज, अगर यहाँ से क्लॉकवाइज ये ऐसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है, घड़ी की दिशा में ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। तो इनको याद करो, जैसे अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज, तो जो हमारा, अगर हम उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा हैं तो जो हमारा राइट हैंड है वो बिल्कुल हमारे इस साइड होगा, मतलब कि जिधर हम क्लॉक चलते हैं उधर ही हमारा हमेशा राइट साइड होता है। देखो जहाँ जैसे हम यहाँ आ गए पूरब की दिशा में मुख करके हम खड़े हैं, और अगर हमसे बोला जाए कि नहीं आप क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलिए, ठीक है, या आपको इतने डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ना है, तो आप ये समझ जाओ घड़ी की दिशा में वो नहीं बोलेगा, मतलब क्वेश्चन में घड़ी की दिशा में ये नहीं बोलता है, लेकिन आपको समझ जाना है कि जब वो राइट बोलता है ना तो आपको घड़ी की दिशा में ही चलना है, और जब वो अगर लेफ्ट बोला तो लेफ्ट आपका इधर है तो आपको विपरीत ही चलना है, उल्टा इसके, ठीक है। वो ये नहीं बताएगा कि नहीं एंटी क्लॉकवाइज चलना है कि क्लॉकवाइज चलना है, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनमें बताता है, लेकिन और बाकी सब प्रश्नों में ऐसे नहीं बताता है वो आपको। तो आपको इतना समझ के चलना होगा कि अगर वो बोल रहा है आपसे, आप किसी भी दिशा में हो, किसी भी दिशा में, अगर इस भी दिशा में हो, ठीक है, अगर वो आपसे बोला कि नहीं राइट घूमिए, राइट चलिए, तो अब हमेशा घड़ी की दिशा में चलिए। देखिए राइट बिल्कुल आगे है, आगे है। अब यहाँ भी हो, घड़ी की दिशा ऐसे ही चलती है, हाँ। अगर आप यहाँ भी हो, घड़ी की दिशा ऐसे ही चलती है। तो इसी ये लॉजिक है कि अगर कहीं भी हो आप, किसी भी दिशा में आपका मुख हो, अगर वो आपसे बोल दे कि आप अपने दाएं चलिए तो आप हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। और अगर बोल दे कि आप अपने बाएं चलिए तो आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, कहीं भी होंगे, कहीं भी, एनी टाइम देख लो, हमेशा एंटी क्लॉक, हमेशा, अरे सॉरी ये तो इधर क्लॉकवाइज जाएगा ना, ये एंटी क्लॉक, हमेशा क्लॉक, एंटी क्लॉक, ये इधर एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, हमेशा उल्टा चलेंगे, ठीक है। अगर बाएं बोल दिया तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ इतने ज़ोर शोर से, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए। कुछ विद्यार्थी तो इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ बायां है कहाँ दायां है, इस दिशा में खड़ा है तो हमारा बायां किधर होगा और दायां किधर होगा, ये भी मतलब कुछ विद्यार्थी इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मतलब चीज़ें आसान हो जाए, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब भी वो कहे कि आप दाएँ चलिए तो आप हमेशा क्लॉकवाइज दिशा में घूमिए, और अगर आपसे कहे कि नहीं आप बाएं चलिए, आप यहाँ से बाएं, अपने बाएं मुड़िए, अपने दाएं मुड़िए, अगर दाएं मुड़ने के लिए बोल रहा है
हमेशा क्लॉकवाइज, अगर बाएं मुड़ने के लिए बोल रहा है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इतना याद रखेंगे। चलिए अब इसको कर लेते हैं, अब आते हैं प्रश्न पे। अब प्रश्न कर लेते हैं, क्या बोला है प्रश्न में, एम बी के दक्षिण में है, जो एम है वो बी के दक्षिण में है, तो एम कहीं ना कहीं तो उत्तर में होगा, इसलिए तो जो बी कहीं ना कहीं तो दक्षिण में होगा, इसलिए एम क्या है, एम क्या है, दक्षिण में। बी, एम जो है वो बी के दक्षिण में है, बी ये है, इसका दक्षिण ये नीचे एम के दक्षिण में है, जो बी है वो एन के पश्चिम में है, एन के पश्चिम में, ये कौन है, बी, एन के पश्चिम में, तो एन कहीं ना कहीं पूरब में होगा, तब तो इसके पश्चिम में होगा बी। तो हम मान लेते हैं ये यहाँ है, यहाँ बी एन के पश्चिम में है। ठीक है, तो क्या हमसे पूछा है, एन एम से किस दिशा में है। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि कुछ विद्यार्थी इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एन एम से किस दिशा में है पूछा है, मतलब हमें किससे किसका दिशा बताना है, क्या एन से एम का बताना है। तो कुछ विद्यार्थी इसको उल्टा भी कर देते हैं, इससे अगर बताना रहेगा इससे इसका तो बताएंगे इससे इसका, इसलिए आप लोगों का आंसर गलत हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है कैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। एन एम से किस दिशा में है, मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि एम से एन जो है ये किस दिशा में है, कौन सी दिशा यहाँ पड़ती है, ये इनसे पूछा है। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, और इसके जस्ट इधर पूरब हो जाएगा। अगर ये ऐसे हम तिर्यक करें, जैसे यहीं पे हम बना ले, मान के चलो जो हम दिशा आपको समझाए थे यहीं बना ले, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये उत्तर, ये दक्षिण, इसके दक्षिण में था, तो ये दक्षिण में है, हम यही समझ लो दक्षिण, और इधर पूरब, और इधर पश्चिम, यही था ना, ये था। तो ये कौन सी दिशा हमने बताई थी, ये हमने दिशा बताई थी कि जो लास्ट ऊपर वाला होता है उत्तर और दक्षिण, इनको लेकर के दिशाओं का हम निर्देशन करते हैं कि कैसे लिखा जाएगा इनको। तो क्या हो जाएगा, उत्तर और पूरब, जो एम है, जो एन है वो एम के उत्तर में, उत्तर और पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, उत्तर और पूर्व, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। कुछ दिशा परीक्षण से एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल ही आसान हो जाएंगी। कैसे बाएं घूमना है, कैसे दाएं घूमना है, कैसे इतनी डिग्री घूमना है, कैसे इतनी डिग्री घूमना है, वो सब आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। अच्छे से आप लोगों को क्लियर होने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है इस प्रकार का कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करें, बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि जो होता है ना दोस्त, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी उलझ जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बोल दिया भाई एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री पर घूमता है, और फिर क्लॉकवाइज दिशा में कितने डिग्री पे, 225 डिग्री पर घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। इसमें क्या होता है, मतलब विद्यार्थी ये तो है नहीं कि नहीं हम उसमें लेके गए हैं, पेपर में लेके जाएंगे, चांद और लंगड़ा प्रकार लेके जाएंगे या इंसिल लेके जाएंगे, उससे हम अपना कोड बना लेंगे, कोड घुमा घुमा के देख लेंगे तुरंत, ऐसा तो है नहीं। इसको तो समझने की ज़रूरत है कि नहीं हम कैसे करें कि चीज़ें गलत ना हो। कितने डिग्री है, ये 135 डिग्री, ये 225 डिग्री। ठीक है, चलिए इनको हम समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न में कहता क्या है, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुख किए खड़ा है। कोई सा व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति है, इसका मुख नीचे की तरफ, मतलब दक्षिण दिशा में है इसका मुख। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री पर घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा, और क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में। जैसे घड़ी चलती है, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे टुक 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 ऐसी चलती है। और ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी उल्टा चलती है, उसकी जो सुई है समझ लो हाथ से घुमाई जा रही है ऐसे उल्टी दिशा में। ठीक है, क्योंकि घड़ी हमेशा ऐसे चलती है, इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और अगर ऐसे चल गई इसको बोलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए
ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, एक तो तरीका ये है कि आप इसमें घुमा घुमा के रख लो, 135 डिग्री पहले लगाओ, फिर उसके बाद फिर 225 डिग्री रखो, फिर उसमें से मतलब जो भी है उसको करो पहले जैसे इसमें से क्या करते हैं, कुछ भी विद्यार्थी इसमें पहले क्या कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं। कितने डिग्री? 135 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से घुमाया 90, ये हो गया टोटल कितने डिग्री का कोण? 135 डिग्री का कोण। मतलब पहले यहाँ था, अब एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चल करके कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब क्या कह रहे हैं इसमें? और फिर क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री पर घूमता है। क्लॉकवाइज दिशा मतलब घड़ी की दिशा में कितने डिग्री पे? 225 पे घूमता है। 135 पे फिर घूम के आ गया कहाँ? यहाँ आ गया। जहाँ आ गया 135 से कितना अधिक है, फिर मतलब ये जहाँ आ गया तो उसका मुख की दिशा की तरफ होगा, उसका मुख होगा पश्चिम दिशा की तरफ, जो कि ये बिल्कुल सही है। कर भी लिया आपने क्वेश्चन को, आपका आंसर भी आ गया। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। लेकिन इसमें क्या हुआ, आप लोगों को जरा से कन्फ्यूजन हो जाती है। पहले ये 90 डिग्री कहाँ है, इसमें से फिर इसका आधा कितना होगा, फिर ये यहाँ आया, फिर यहाँ से इसका इतना 225 डिग्री कहाँ पे होगा। आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। आप लोगों को एक आसान तरीका बताऊँ ऐसे क्वेश्चन को करने की। सबसे आसान तरीका है, ये देखो कि क्या कह रहा है पेपर में, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों एंटी क्लॉकवाइज तो हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज है। या फिर ये देखो एक एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्लॉकवाइज है। तो उनमें क्या होता है, कंडीशन बताता हूँ मैं आप लोगों को। अगर कहीं पर भी दोनों एंटी क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज हों, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हों, अगर चीज़ें समान हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री हो और फिर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री हो, तो क्या होता है वहाँ पे चीज़ें जुड़ जाएंगी। ठीक है, जो भी हमको कोण दिया रहेगा 135 डिग्री है, 225 डिग्री है, तो इनको क्या करेंगे, हम इनको जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर यहीं पे जैसे एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है और क्लॉकवाइज दे रखा है, तो इनमें क्या करते हैं, इनमें चीज़ें माइनस कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जैसे नहीं बोलते हैं क्रम परीक्षण, जैसे बोलते हैं कि इसको इसके इतने दाएं बैठाना। जैसे देखो समझ लो, इसमें कुल टोटल कितने विद्यार्थी हैं, कितने भी विद्यार्थी हो कोई मतलब नहीं हमसे, ये समझो सिर्फ सोहन का स्थान समझ लो। सोहन, ये कौन सा हिस्सा होता है, ये बायां, ये लेफ्ट और ये राइट। अब क्या करता हूँ इसमें, सोहन जो है वो बाएं से 8 स्थान दाएं चला आया, 8 स्थान दाएं चला आया। क्या बोला, दायां, राइट चला आया और आ गया यहाँ। अब क्या बोला इसमें, अब इसके दाएं सोहन अपने दाएं 8 कदम और चला आया, 8 कदम सोहन अपने और दाएं 8 कदम चला आया। तो अब क्या हो रहा है इसमें, चीज़ें राइट प्लस राइट, क्या हुआ, राइट प्लस राइट, 8 और प्लस 8 जोड़ देंगे तो जो इसका क्रमांक है वो कितना आ जाएगा, समान 16 आ जाएगा। यहाँ पूरा जो बैठा है या ना, ये 16वां क्रमांक बैठा है, इनको जोड़ने से हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर राइट पर राइट है, अगर यही बात कर ले हम लेफ्ट की, अगर पहले राइट गया, कितना पहले राइट गया, पहले राइट गया 8, अब क्या किया इसने, अब लेफ्ट गया, आपने इसको मिटाओ, अब लेफ्ट गया कितने, 8 ही गया समझ लो, लेफ्ट गया। अब जब इधर बैठा है, जब ये बैठा है ये, तो ये हमेशा हम इसमें समझते हैं कि अपने ये दाएं आ गया 8 कदम, 8 कदम अगर ये बाएं जाएगा, ये अगर दाएं आ गया अपने दाएं, तो इसका दायां तो यही है, तभी तो ये इधर आ रहा है, इसका दायां ये है, बायां ये है। अपने बाएं गया 8 कदम, कहाँ आ गया, यहीं आ गया, 8 कदम गया था दाएं, 8 कदम गया था बाएं, चीज़ें कितनी, 0। और 8 - 8 0 कब होता है, तब होता है जब चीज़ें माइनस हो। 8 - 8 बराबर 0। तो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कहीं भी दो अलग अलग चीज़ें दी गई हो, तो उनको हम क्या करते हैं, आपस में माइनस करते हैं। और अगर एक ही समान दी गई हो, जैसे अगर इसमें अगर क्लॉकवाइज दोनों दे गया हो, अगर क्लॉकवाइज तो भी जोड़ेंगे, अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज दे गया हो तो भी जोड़ेंगे।
अगर एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज दे गया हो तो इनमें चीज़ें माइनस होती हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं क्वेश्चन को कैसे। चीज़ों को बताने में थोड़ी टाइम लग रही है, नहीं तो क्वेश्चन को करने में तो भैया 5 सेकेंड भी काफ़ी है। चलिए बताता हूँ आपको। अब देखिए ये क्या कह रहा है, फिर क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री। सबसे पहले कोई भी बड़ा हो इसमें से हमसे उससे मतलब नहीं है, चीज़ें माइनस कर दो, इतना जानते हो चीज़ें माइनस होंगी, माइनस कर दो। 135 माइनस कर दिया इसमें से 90 डिग्री, कितने डिग्री 90 डिग्री। अब बात आती है कि इस पर हम कितने डिग्री घुमाएं, क्लॉकवाइज से घुमाएं कि एंटी क्लॉकवाइज से घुमाएं, कितने डिग्री 90 डिग्री। तो बात करते हैं हम कि कौन सा बड़ा है, इसमें क्लॉकवाइज बड़ा है 225 डिग्री है, एंटी क्लॉकवाइज कितना है 135 डिग्री है, तो बड़ा हमारा ये है क्लॉकवाइज। तो हम जो कोण बचा है ना उसको हम किस में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे। क्लॉकवाइज दिशा में कितने डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री तो भैया हमें सही से बनता है। आ गया पश्चिम, पश्चिम आ गया, ये दक्षिण होता है, ये उत्तर, ये पूरब, ठीक है। आप लोगों को चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें सिर्फ और सिर्फ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वरना रटी रटाई चीज़ें तो आज हैं कल नहीं है, ठीक है। और दिमाग लगाओ, हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन को करने का कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक ज़रूर होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आप करते जाओ, इसको घुमाते जाओ। अगर मैं बात करूँ आप लोग कहोगे कि नहीं जी सिर्फ इसमें तो सिर्फ 2 ही डाटा है, इसमें कितने डाटा है, सिर्फ 2 डाटा है, इसलिए आप लोग, इसलिए आपने कर दिया इसको इतने आसान तरीके से। मैं बताता हूँ आपको, चाहे कितने डिग्री ही क्यों ना दे रखा हो, कितने डिग्री कितनी बार क्यों ना घुमा रखा हो, कितने डाटा क्यों ना दे रखा हो, इनको करने का सबसे आसान तरीका है, एक जगह लिखो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दूसरी तरफ क्या लिखो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वाले सारे के सारे डाटा इसमें, एंटी क्लॉकवाइज सारे के सारे डाटा इसमें। अगर इतना याद रखो, अगर कहीं भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डाटा बिल्कुल सेम सेम, जैसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो हमने बताया कि चीज़ें अगर अलग अलग हों, जैसे लेफ़्ट राइट हो, तो वो चीज़ें क्या होती है आपस में माइनस होती हैं, और यही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, चीज़ें आपस में माइनस हो जाएंगी, तो ये चीज़ें कट जाएंगी। लेकिन याद रखें जब डाटा बिल्कुल सेम सेम हो, 45-45 हो, 90-90 हो, जहाँ कुछ भी हो, चीज़ें 135-35 हो, चीज़ें अगर समान है, डाटा समान है अगर, तो काट देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं एक 45 डिग्री है एक 90 डिग्री है, जैसे ये मान के चलो ये 45 डिग्री है तो इसको इससे काट के, इसको इससे काट के इसे 2 कर दिए, नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर आप लोगों का ज़्यादा होशियार चंद बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक बात और बताऊं आप लोगों को, अगर कोई भी डाटा नहीं कटता है, अगर कोई भी डाटा नहीं कटता है तो क्लॉकवाइज वाले सारे लिख लेंगे, 135, 125, 120, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ। इनको जोड़ते हैं 1, 6, 3, 360, 5, 4, 2, 245। अब बात आती है, देखो जो क्लॉकवाइज हमारा कितना डिग्री है 360 डिग्री हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है 245 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, जैसे हम पहले बताए थे आपको 360 में से 245 माइनस करते हैं। अब आ गया ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। इनको देखते हैं हम सबसे पहले कैसे करते हैं। जो आजकल परीक्षा में जो आजकल जो ज़्यादातर प्रश्न देखे जा रहे हैं वो इसी प्रकार के देखे जा रहे हैं। PQ लगा के दे रहा है, हमसे नाम नहीं पूछ रहा है कि नहीं मोहन सोहन से ऐसी संबंधित है, इसे नहीं पूछ रहा है। आजकल कैसे पूछ रहा है, P तथा Q भाई हैं, PS का पिता है, ऐसे पूछ दे रहा है। और विद्यार्थी क्या हो रहा है, कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनका जेंडर कैसे पता करना है कि नहीं, जिसका जेंडर कौन सा होगा, इनके जो संबंध है, जो इनको बॉन्ड है, इनके बीच को हम कैसे दर्शाते हैं। कुछ विद्यार्थियों को करने का तरीका गलत होता है, जिसकी वजह से इनका आंसर बिल्कुल गलत आता है। वो अगर लाख भी प्रैक्टिस कर लें तो इनका आंसर बिल्कुल सही नहीं निकाल सकते। कुछ विद्यार्थी आजकल ऐसे भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम करने के लिए बहुत ही आसान तरीका ढूंढ के लाएं आप लोगों को। जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग उसको सही करने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ टिप्स, जो आप उसको देख करके सही कर सकते हो। अगर आपको तरीका सही लगता है तो आप उस तरीके से बिल्कुल सही कर सकते हो, ठीक है। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं कैसे कर पाते हैं इसको हम, ठीक है। P तथा Q भाई है, क्या बोला हमसे, बोल रहा है P और Q भाई है, ठीक है। P और Q भाई है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड लगाते हैं, इसके बीच में हम लगाते हैं भैया ये वाला बॉन्ड, ऐसे। इनको हम ऐसे निर्देशित करते हैं कि भाई है,
ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, ठीक है, ऐसे लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, पी एस का पिता है। जो ये हमारा पी है, पी वो किसका पिता है, एस का पिता है। पिता के नीचे ही हमेशा आता है कौन, पुत्र। पी एस का पिता है, किसका, एस का पिता। अगर पिता है तो प्लस होगा। अब ये नहीं कि ये भाई है तो इसको लगा दो कि नहीं ये इसकी शादी हो गई इससे, नहीं ये इसका भाई है, पहले ही बता रखा है इसमें रिलेशन में पी तथा क्यू भाई है, ठीक है। और जो पी है वो एस का पिता है, सिर्फ एस का पिता है। और जो आर क्यू का एकमात्र पुत्र है। जो आर है ना वो किसका पुत्र है, एक क्यू का पुत्र है। अगर पुत्र है तो नीचे ही आएगा, क्योंकि बाप हमेशा बेटा के नीचे ही रहता है या मम्मी के नीचे ही रहता है। जी प्लस, इसका जेंडर, जे प्लस माइनस हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसका जेंडर हमें पता है। इसका जेंडर क्या बोला है इसमें, क्योंकि पी एस का पिता है, अगर पिता है तो प्लस, अगर माता है तो माइनस, अगर लेडीज है तो माइनस, और अगर जेंट्स है तो उसके लिए क्या, प्लस, ठीक है। आर क्यू का एकमात्र पुत्र है, मतलब आर जो है वो क्यू का एकमात्र पुत्र, मतलब सिर्फ एक ही और एक पुत्र है, तथा वह यू से विवाहित है। जो आर है, आर वह किससे विवाहित है, यू से। किससे, यू से। विवाहित जोड़े को हम इस प्रकार दर्शाते हैं, इसकी शादी इससे, आर की पत्नी कौन, यू का पति कौन, आर। तो पति और पत्नी के जोड़े को हम किस प्रकार दर्शाते हैं, इस प्रकार दर्शाते हैं। बाप बेटे के रिश्तों को, मम्मी के रिश्ते को हम ऐसे दर्शाते हैं, पापा के रिश्ते को ऐसे दर्शाते हैं। मतलब पापा और मम्मी के रिश्ते को हम बिल्कुल सेम दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बहन के रिश्ते को हम ऐसे दर्शाते हैं। और अगर शादी, अगर दंपत्ति जोड़ा है तो उसको हम ऐसे दर्शाते हैं। इससे क्या होता है, इससे चीज़ें करने में आसान हो जाती है, क्लियरिटी आपको मिल जाती है। आपके दिमाग में एक इमेजिनरी बनी रहती है, इमेज बनी रहती है कि नहीं हाँ ये अगर ऐसे बना हुआ है बॉन्ड तो इसका मतलब कौन कौन सा रिलेशन है। अगर हमको सिर्फ यही दे दिया जाए ना बच्चों, अगर हमको सिर्फ यही दे दिया जाए और बोल दिया जाए क्वेश्चन को हल करिए, क्या पूछा है हमसे, यूएस से किस प्रकार संबंधित है, तो हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। यूएस से कैसे संबंधित है हम इसी क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। हमको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहीं से जानते हैं कि जब ये ऊपर लिखा हुआ है और ये तीर का निशान लगाया हुआ है तो ये इसका बेटा है या बेटी है, इससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन ये इसका पिता है, ठीक है। उसके बाद ये बीच वाला जो बॉन्ड है वो कैसे है, भाई है, भाई का संबंध दर्शा रहा है। फिर ये बेटा है और इससे शादी हुई है यू की, इतना हम समझ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं हम एक चीज़, और जो ऐसे क्वेश्चनों को विद्यार्थी अक्सर गलत कर जाते हैं वो ये है कि यूएस से किस प्रकार संबंधित है। यही इनको समझ में नहीं आ पाता है कि किससे किनका संबंध हमें बताना है। ऐसे इनके, इससे इनका संबंध बताना है या इससे इनका। जैसे अगर मान के चलो जी, अगर सपोज दैट अगर ये नाती लग रहा है, इसका एस नाती है इसका, ठीक है। कुछ लोग क्या बताएंगे कि भैया एस का बाबा है यू, ऐसे बताते हैं। लेकिन ठीक है, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि नहीं किससे हमें कौन सा संबंध बताना होता है जिससे हम आंसर सही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज करने के लिए हमें दोनों के दोनों ऑप्शन में मिल जाते हैं कि ये इसका इतना होगा। तो आप लोगों को सिर्फ यही समझने की ज़रूरत है कि नहीं किससे किसका संबंध बताते हैं। तो दोस्त एक बात याद रखेंगे, जहाँ कहीं भी अगर लेटर के बाद अगर से मिल जाए, यू एस से, किससे, एच से किस प्रकार संबंधित है, तो ये समझ जाओ कि जो एस है उसी के हमको अधीन या फिर मतलब आंसर बताना है कि यू एच से किस प्रकार संबंधित है। बिल्कुल मतलब एक बार शॉर्ट फॉर्म में पढ़ो ना आप इसको, जैसे जल्दबाजी में पढ़ो इसको। यू एच से किस प्रकार संबंधित है, यू मतलब तुम, एस मुझसे किस प्रकार संबंधित हो, मतलब मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ, यही ना। चलिए बताता हूँ आपको, जैसे यू एस से किस प्रकार संबंधित है। ये जो यू है वो एस से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये मेरे पापा के भाई के लड़के कौन हो गए, मेरे भाई, मेरे चचेरा भाई हो गया, मेरा चचेरा भाई, उसकी ये पत्नी है। मेरे चचेरे भाई की कौन है, ये पत्नी है, तो क्या होगी, भाभी। बिल्कुल सिंपल है, भाभी। सास होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यार, कहाँ से सास हो जाएगा, माँ थोड़ी है उसकी, ठीक है।
तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने का बिल्कुल आसान तरीका होता है, ये आप बॉन्डिंग सीख लीजिए। प्लस माइनस कैसे लगाते हैं, अगर जेंट्स है तो प्लस, लेडीज़ है तो माइनस, ठीक है। आप लोगों को चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी आधार पर। ठीक है दोस्त, अब आया है बिल्कुल एकदम जानदार क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम कैसे कर पाते हैं इसको, ठीक है। जैसे क्या बोला है इसमें, ये निर्देश वाला है क्वेश्चन, जैसे मतलब इसमें निर्देशित करेगा किसी को, किसी की तरफ बताएगा, तस्वीर दिखाएगा और बोलेगा इससे ये इसका इससे ये संबंध है, ये मेरे पिता के बेटे हैं, बेटे के बेटे हैं, इसे बताता है। ऐसे सब क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसको देखते हैं हम। अनुपम ने संजीव से कहा, कौन है, अनुपम ने संकेत किया, संकेत वाले को हम तीर से दर्शा सकते हैं। अनुपम ने किससे कहा, संजीव से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, यहीं कहीं पे बना दो लड़का, कोई तीसरा लड़का है फुटबॉल जो खेल रहा है, फुटबॉल बना दो, हटाओ, फुटबॉल खेल रहा है, मेरे पिता की पत्नी, अनुपम कौन कह रहा है, अनुपम कह रहा है कि मेरे पिता की पत्नी, इसके जो पिता होंगे, इसका बेटा होगा तो नीचे होगा, यही लगा देंगे पिता। वैसे इसमें प्लस माइनस का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि इसमें पहले बता रखा है, इसके नाम दे रखा है, अनुपम दे रखा है, इसका संजीव दे रखा है, तो नाम से पता चल जाएगा कि नहीं वो जेंट्स है कि लेडीज़ है। पिता दे रखा है तो प्लस सही है, और इसकी पत्नी मतलब मेरे पिता की पत्नी। आप ये बताओ क्या लगेगी, मेरी माता लगेगी ना, पत्नी, मेरे पिता की पत्नी, मेरी कौन लग गई, माता, कि दो भाइयों में छोटा है, मेरे पिता की पत्नी की बेटी, मेरे पिता की पत्नी की एक बेटी भी है। ये कौन है भैया, ये अनुपम बेटा है, लेकिन ये बेटी है, बेटी के दो भाइयों में छोटा है। उस बेटे के कितने भाई हैं, दो भाई हैं, जिसमें से एक कौन है, अनुपम, दूसरा कौन है जो फुटबॉल खेल रहा था। यही हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जो लड़का फुटबॉल खेल रहा था उसका अनुपम से क्या संबंध है, अनुपम से भैया इसका भाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, उम्मीद है चीज़ें आप लोगों को समझ में अच्छे से आई होगी, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ आज का, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। क्योंकि अभी दोस्त मैं YouTube पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को चीज़ें समझाने के लिए, बताने के लिए कि नहीं कैसे चीज़ें होती है। आप देख ही रहे हो सब कुछ बाकी, ठीक है। अब वैसे भी आप समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है।